फ्रांस के तरास्कॉन शहर में 1956 में एक छोटा लड़का रोजमर्रा के कामों के लिए स्थानीय चर्च की ओर जा रहा है। फादर नोयरेट के मार्गदर्शन में जब लड़का चर्च के निचले हिस्से में उतरता है, अचानक एक आवाज सन्नाटे को तोड़ देती है और उसके बाद टूटते कांच की जोरदार आवाज आती है। घबराया हुआ लड़का जल्दी से फादर नोयरेट को ढूंढने जाता है। दोनों सावधानी पूर्वक वेदी के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनके सामने एक अज्ञात शक्ति फादर नोयरेट को हवा में उछाल देती है और उन्हें आग की लपटों में घेर लेती है। सदमे और डर से लड़का चर्च से भाग जाता है, उस भयानक दृश्य को पीछे छोड़कर, जैसे वैलक की खौफनाक आत्मा उन पर उतरती है। इटली के शांतिपूर्ण परिदृश्यों में सिस्टर आयरीन खुद को एक नए अध्याय में पाती है, वैलक के साथ हुई भयानक मुठभेड़ की यादों को पीछे छोड़ते हुए। अपने नए समुदाय में वह सिस्टर डेब्रा से एक रिश्ता बनाती है, जो अपने जोश और बुजुर्गों के नियमों की अवहेलना के लिए जानी जाती है। एक दिन आयरीन एक बुजुर्ग नन को सुनती है, जो छोटी ननों को अपने अनुभव के बारे में बता रही होती है, लेकिन वह आयरीन का नाम लेने से बचती है। हालांकि वैलक की खौफनाक मौजूदगी अभी भी हवा में महसूस की जाती है और उन सभी पर एक छाया डालती है। फ्रांस के एक अन्य हिस्से में एक व्यक्ति जिसका नाम मॉरिस है, प्यार से फ्रेंची कहा जाता है, एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है। वह स्कूल की टीचर केट के साथ एक घनिष्ठ दोस्ती साझा करता है और उसकी बेटी सोफी के साथ एक खास रिश्ता बना लिया है। स्कूल के भीतर सोफी अक्सर अपने सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाई जाती है और मॉरिस हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए सामने आता है। बोर्डिंग स्कूल की देखरेख कठोर और दृढ़ मैडम लॉरेंट द्वारा की जाती है, जो अपने सख्त व्यवहार के लिए जानी जाती है। लेकिन उनके सख्त बाहरी आवरण के नीचे मैडम लॉरेंट अपने बेटे सेड्रिक के नुकसान का शोक मना रही होती है। पास के एक शहर में एक युवा कोरियर मासूम और अनजान युवा कोरियर खुद को एक अशुभ उपस्थिति के चंगुल में पाता है। अकेला और असुरक्षित बच्चा एक दुष्ट शक्ति का शिकार बन जाता है। वैलक, एक राक्षसी शक्ति, प्रकट होती है। उसकी भयावह छवि बच्चे पर मंडराती है। एक भयानक क्षण में वैलक बच्चे को गर्दन से पकड़ लेता है और हड्डियों की दरार की आवाज हवा में गूंजती है। इस बीच सिस्टर आयरीन को एक परेशान करने वाला सपना आता है। इस अजीब दृश्य में वह मॉरिस का पीछा करती है, जो एक अंधेरी गली में जाता है, और वहां एक ऐसी छवि से सामना होता है जो दानवीय कब्जे से विकृत हो चुकी है। पीड़ा और निराशा में वह आयरीन से मुक्ति की गुहार लगाता है। इसके तुरंत बाद आयरीन को कार्डिनल कॉनरॉय और चर्च के अन्य सम्मानित बुजुर्गों के साथ एक बैठक के लिए बुलाया जाता है। वहां उसे फादर नोयरेट और अन्य चर्च अधिकारियों की भयानक मौतों के बारे में पता चलता है, जो सभी रहस्यमय और डरावनी परिस्थितियों के शिकार थे। आयरीन के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि वैलक, वह दुष्ट शक्ति जिसका उसने पहले सामना किया था, फिर से वापस आ गया है। शुरुआत में जब उसे जांच करने के लिए कहा जाता है तो आयरीन झिझकती है, लेकिन अंततः वह सहमत हो जाती है। कर्तव्य की भावना और जवाब पाने की लालसा से प्रेरित आयरीन ने एक बार फिर उस भयावह शक्ति का सामना करने का संकल्प लिया। उसके साथ सिस्टर डेब्रा भी है, जिनके आयरीन की सहायता करने के अपने व्यक्तिगत कारण हैं। उन्होंने अपनी मां को नस्लीय घृणा से उत्पन्न एक विनाशकारी आग में खो दिया था। साझा दुख और दृढ़ संकल्प से एकजुट होकर वे उस अंधेरे का सामना करने के लिए एक भयानक यात्रा पर निकलती है जो उन पर छा गया है। स्कूल में वापस सोफी, जो अभी भी पहले के बुलिंग से परेशान है, का सामना उन लड़कियों से होता है जो अब पछतावा दिखाती हैं और उसे एक भयानक खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं। वे उसे स्कूल के एक अलग चैपल में ले जाती हैं, जहां का माहौल प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ है। अंदर वे उसे एक मोज़ेक में चित्रित बकरी को घूरने की चुनौती देती हैं और उसे चेतावनी देती हैं कि अगर उसने नजरें हटा ली तो शैतान उसे पकड़ लेगा। धूप में मोज़ेक की बकरी की आंखें एक दुष्ट लाल रंग में चमकती हैं। जैसे ही लड़कियां निर्दयता से सोफी को अंदर बंद कर देती हैं, उसे वैलक की एक भयावह छवि दिखाई देती है। सौभाग्य से मॉरिस, जो हमेशा उसकी रक्षा करता है, सोफी की मदद के लिए उसकी चीखें सुन लेता है। वह जल्दी से दरवाजा खोलता है, लड़कियों को सख्ती से डांटता है और सोफी को दिलासा देता है, उसे खेत की देखभाल में छोड़ देता है, जो स्कूल की दयालु शिक्षिका है। इस बीच आयरीन और डेब्रा तरास्कॉन पहुंचती हैं, जहां उनके सवालों का जवाब खोजने के प्रयास में वे जैक से मिलती हैं।
जो फादर नोइरेट की भयानक मौत का गवाह था। इस त्रासदी के पीछे की घटनाओं को समझने की कोशिश में आयरीन उस लड़के से संपर्क करती है जो अभी भी डरा हुआ है, और उसने गिरे हुए पादरी की एक माला ले ली थी। हालांकि लड़का एक भीड़ में घुल मिल जाता है जो खेलते हुए लड़कों की भीड़ में खो जाता है, जिससे आयरीन के सवालों का जवाब अधूरा रह जाता है। रात के सन्नाटे में सिस्टर आयरीन खुद को मंद रोशनी वाली सड़कों पर भटकते हुए पाती है, और जैसे ही वह एक साधारण सी दिखने वाली समाचार स्टैंड के पास से गुजरती है, एक अजीब घटना घटती है। पत्रिकाएं और अखबार अपने आप पन्ने पलटने लगते हैं और वे एक डरावनी पैटर्न में व्यवस्थित हो जाते हैं जो वैलक की खौफनाक छवि से मिलता जुलता है। हवा में एक डरावना माहौल फैल जाता है जब आयरीन सावधानी से उस अजीब दृश्य के पास जाती है। अचानक ऊपर की बत्तियां अनियमित रूप से चमकने लगती हैं और फुटपाथ पर डरावनी छायाएं पड़ने लगती हैं। अंधेरे के बीच वैलक प्रकट होता है और आयरीन पर एक निष्ठुर हमला करता है। ये मुठभेड़ आयरीन को घायल और बेहोश छोड़ जाती है। वैलक की दुष्टता का शिकार डेब्रा उसे ढूंढती है और तुरंत उसे आवश्यक चिकित्सा सहायता दिलाती है। जब आयरीन होश में आती है तो वह डेब्रा के साथ एक निजी बातचीत में समर्थन पाती है। इस कमजोर पल में आयरीन अपनी मां के बारे में खुलकर बात करती है और वह अपनी अनमोल लेकिन सीमित यादें साझा करती है। उनकी ये बातचीत न केवल उनके बीच के संबंध को मजबूत करती है, बल्कि आयरीन के उस अंधकार का सामना करने के दृढ़ निश्चय को भी बढ़ाती है, जो न केवल उनकी जान को बल्कि उनके अस्तित्व के ताने बाने को भी खतरे में डाल रहा है। साझा पीड़ा और दृढ़ता के माध्यम से दोनों नन एक दूसरे में ताकत पाती है और एक नया उद्देश्य लेकर आगे बढ़ती है। इस बुराई का सामना करने के लिए तैयार होती है जो उनके रास्ते में आएगी। स्कूल के भीतर सोफी की तेज इंद्रियां मॉरिस के आसपास की अजीब घटनाओं को महसूस करने लगती हैं। मॉरिस के ऊपर भी एक बढ़ती हुई बेचैनी हावी हो जाती है, क्योंकि दोनों उस दुष्ट उपस्थिति के बारे में जागरूक हो जाते हैं जो उनके पास आती दिख रही है। इस बीच मैडम लॉरेंट चिंता और जिज्ञासा से प्रेरित होकर अकेले ही चैपल में प्रवेश करती है। सोफी के विचलित कर देने वाले अनुभव की खबर ने उसकी दिलचस्पी जगा दी है और वह सच जानने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चैपल की मध्यम रोशनी में वह जीवंत भ्रांतियों से पीड़ित हो जाती है। उसके बेटे सेड्रिक का भूतिया चित्र उसके सामने आता है। उसकी आवाज पवित्र जगह में गूंजती है। उसे पता नहीं चलता कि यह सेड्रिक नहीं है, बल्कि वैलक द्वारा उसकी संवेदनशील अवस्था का फायदा उठाने वाला छल है। दुर्भाग्यवश मैडम लॉरेंट वैलक द्वारा रची गई भयावह जाल में फंस जाती है। वैलक इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपने जानलेवा पकड़ में जकड़ लेता है और एक ठंडे पल में उसकी जान चली जाती है। उसकी मौत की गूंज खाली चैपल में फैल जाती है। ये उन बुराइयों की एक कठोर याद दिलाती है जो छाया में छिपी हुई है और हर पल के साथ मजबूत हो रही है। समझ हासिल करने के अपने अथक प्रयास में नन ऐतिहासिक शहर एविग्नन की यात्रा करती हैं। वहां वे भवनीय पहले डेस पेप्स का पता लगाती है। वहां वे एक जानकार लाइब्रेरियन के साथ बातचीत करती हैं और वैलक के चारों ओर की अंधेरी गाथाओं में गहराई से उतरती है। लाइब्रेरियन एक भयावह सच्चाई का खुलासा करता है। वैलक एक पवित्र वस्तु की खोज में है जिसे द आइज के नाम से जाना जाता है, जो कभी संत लूसी की थी, जो एक साहसी शहीद थी जिसने चमत्कारिक रूप से जलकर मरने से बच गई थी। जैसे जैसे लाइब्रेरियन अपनी कहानी आगे बढ़ाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस दुष्ट शक्ति के शिकार संत लूसी की वंशज थे। द आइज, जो शक्तिशाली शक्तियों के रूप में मानी जाती हैं, का आखिरी बार इतिहास में एक मठ के अभिलेखों में दस्तावेजीकरण किया गया था। विडंबना यह है कि ये वही मठ समय के साथ उसी बोर्डिंग स्कूल में बदल गया है, जहां अब नन खुद को अंधेरे ताकतों के खिलाफ एक डरावनी लड़ाई में उलझी हुई पाती है। लेकिन इस नई जानकारी के साथ सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेब्रा अपने हालात की गंभीरता को समझती है। पीड़ितों, पवित्र वस्तु और बोर्डिंग स्कूल के बीच का संबंध उनकी जांच में एक भयावह पड़त जोड़ता है, क्योंकि वे वैलक का सामना करने और उस वस्तु को शुद्ध बुराई के हाथों में जाने से बचाने के लिए तैयार होती है। इस अराजकता के बीच आयरीन और डेब्रा अपने दृढ़ निश्चय और बहादुरी से प्रेरित होकर स्कूल के अंदर जाती है और पवित्र वस्तु दाइज को ढूंढने और सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है, इससे पहले कि वैलक और अधिक विनाशकारी तबाही मचा सके। अंदर दुष्ट शक्ति मॉरिस फ्रेंची को नियंत्रित करती है
और उसे अंधकार का एक साधन बनाते हुए एक भयावह राक्षसी बकरी को ननों और डरी हुई छात्राओं पर हमला करने के लिए बुलाती है। जैसे ही राक्षसी हमला शुरू होता है, डेब्रा और केट खुद को लड़कियों के एक बड़े समूह की सुरक्षा में पाती है, जबकि आयरीन बहादुरी से सोफी को हमले से बचाती है। वैलक के नियंत्रण में राक्षसी बकरी मित मैडम लॉरेंट का रूप ले लेती है और लड़कियों के डर का फायदा उठाते हुए उन्हें लगातार डराने का प्रयास करती है। तबाही और विनाश के बावजूद भाग्य का एक पल उनके पक्ष में आता है, जब गिरती हुई घंटी की मीनार चमत्कारिक रूप से किसी भी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस चरम मुठभेड़ में आयरीन मॉरिस को वैलक की दुष्ट शक्ति की पकड़ में पाती है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आयरीन पवित्र वस्तु दाइज की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करती है ताकि वैलक को अपने दोस्त से निकाल सके। डेब्रा समय पर पहुंचकर नन के साथ इस दानवीय शक्ति के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाती है। एक भयंकर संघर्ष होता है और ऐसा लगता है कि वैलक मॉरिस पर हावी हो गया है, जिससे वह निडाल हो जाता है। आयरीन दिल टूटने के साथ अपने दोस्त का शोक मनाने लगती है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में मॉरिस फिर से जीवित हो जाता है। अब वैलक के असली डरावने रूप का साधन बन चुका है। राक्षसी नन जो क्रोध और अंधकार से भरी हुई है, आयरीन को आग की लपटों में घेरने का प्रयास करती है। हालांकि एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन सामने आता है। आयरीन संत लूसी की वंशज है, वही शहीद जिनसे दाइज संबंधित थे। भाग्य के एक चमत्कारी मोड़ में आयरीन का अपने पूर्वजों से संबंध उसे राक्षस के आग के हमले से प्रतिरक्षित कर देता है। नई दृढ़ता के साथ आयरीन डेब्रा के समर्थन से प्रार्थना की शक्ति का आह्वान करती है। उनकी प्रार्थनाएं विश्वास और हताशा से भरी हुई एक दिव्य हस्तक्षेप पैदा करती है। कमरे में रखी शराब मसीह के पवित्र रक्त में बदल जाती है और इस दिव्य तरल से भरे बैरल फट जाते हैं, वैलक को पवित्र रक्त से भिगो देते हैं। यह दिव्य हस्तक्षेप वैलक के लिए असहनीय साबित होता है। मॉरिस को वैलक की पकड़ से बचा लिया जाता है। राक्षस को वापस न के अंधकार में भेज दिया जाता है और उसे आयरीन, डेब्रा और संत लूसी की चमत्कारी विरासत के अडिग विश्वास और साहस ने हरा दिया। लड़ाई जीतने के साथ अंधकार दूर हो जाता है। स्कूल और उसके निवासियों को एक अजीब सी शांति में छोड़ देता है। अलौकिक संघर्ष की गूंजें एक दूर के दुस्वप्न की तरह धुंधली हो जाती है। जैसे ही मॉरिस, केट और सोफी अपनी पुनर्मिलन में सांत्वना पाते हैं, उनमें राहत की भावना होती है, जैसे सामान्य स्थिति की ओर वापसी हो रही हो। हालांकि आयरीन अपने दोस्त को ठीक देखकर खुश होने के बावजूद अपनी आंखों में छिपी चिंता को मिटा नहीं पाती। उन्होंने जिन डरावनी घटनाओं का सामना किया है, उन्होंने एक छाप छोड़ दी है जो इस बात की याद दिलाती है कि वास्तविकता की परत के ठीक बाहर अंधकार छिपा हुआ है। इस बीच फिल्म के क्रेडिट के शांत क्षणों में एक फोन कॉल इस स्थिरता को तोड़ता है। दूसरी तरफ फादर गॉर्डन की आवाज में एक तात्कालिकता और भय की भावना होती है। वह अनुभवी पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन को वैलक से संबंधित एक और भूतिया घटना के बारे में सूचित करते हैं।